दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ एकदम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीनोम एनालिसिस, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर टेक्निक, इनके बेसिस पर प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर टेक्निक, जीनोम एनालिसिस ये किस प्रकार से प्लांट टैक्सोनॉमी में मदद करते हैं और कैसे हम इनकी सहायता से प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि आप बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी और जूलॉजी के नोट्स चाहते हैं और साथ ही साथ सिलेबस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के उन वीडियो के पीडीएफ और साथ ही साथ वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई भी डाउट है उनसे रिलेटेड मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। और आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए लाइव क्लासेस, क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो ये सभी फैसिलिटी उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जो हमारे चैनल के ₹99 के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के द्वारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ आप ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत छोटा अमाउंट है। इस अमाउंट में मैं आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों के ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि आप सभी ने बोला है कि सर जूलॉजी का जो सेकंड यूनिट है आप उसको जल्दी से कंप्लीट कराइए। तो जूलॉजी का जो सेकंड यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और उस यूनिट से रिलेटेड वीडियो मैं आने वाले दिनों में बनाऊंगा, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। उस टॉपिक के लिए हमें कंटेंट अच्छे चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इन सभी टॉपिक पर अच्छे कंटेंट दूँ। तो थोड़ा समय लगेगा, आप वेट करिए, मैं आपके एग्ज़ाम के पहले इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करा दूँगा। तो आइए चलते हैं अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीनोमिक डीएनए है उसमें जीसी कंटेंट यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन की जो मात्रा है, उनके न्यूक्लियोटाइड के जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम जो टैक्सोनॉमिक क्राइटेरिया है उसको हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं तो उनके जीनोम में ग्वानिन और साइटोसिन का जो कंटेंट है वो अलग अलग होता है। तो इस ग्वानिन और साइटोसिन के कंटेंट के आधार पर ही हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूलर बेसिस पर डिवाइड करते हैं। तो जीनोमिक डीएनए के आधार पर हम जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्लासिफाई करते हैं। और ख़ासकर जीनोमिक डीएनए का यूज़ या जीनोमिक डीएनए के आधार पर क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किया जाता है। तो सबसे पहले रोजेलो, मोरा एंड अमान और 2001 में, उसके बाद जॉनसन एंड विटमैन ने 2007 में और टिंडल एटॉल ने 2010 में इस आधार पर यानी कि जीनोमिक डीएनए के आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। तो जो मॉलिक्यूलर टेक्निक है वो बहुत ही पुराना है। पुराने समय में जो जीनोम में ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट है वो सबसे पहले अगर हम देखा जाए थर्मल डीनेचुरेशन के द्वारा मार्मर और डॉटी ने 1962 में यूज़ किया था। मेल्टिंग प्रोफाइल टेक्निक का यूज़ ओवेन एटॉल ने 1969 में यूज़ किया था। वहीं हम बात करें मॉडर्न टेक्निक में, मतलब इस समय में जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो है HPLC और PCR। तो HPLC टेक्निक का यूज़ किया था को एटॉल ने 1977 में। और इस समय जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वो है PCR, जिसका कि सबसे पहले यूज़ मोरेरिया एटॉल ने 2011 में किया। ये तो बात हुई जीनोमिक कंटेंट की बात। अब हम बात करेंगे डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की बात। तो इसमें होता क्या है कि हम एक नॉन डीएनए का स्ट्रैंड, इसको आप किसी दूसरे डीएनए से हाइब्रिडाइज कराते हो तो इन दोनों डीएनए में जो सिमिलर स्ट्रैंड होते हैं वो नया डीएनए बनाने में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन दो डीएनए में कितनी सिमिलरिटी है या फिर कितनी वेरिएशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एज ए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन सिमिलरिटी ऑफ 70% इज स्टिल द मेन क्राइटेरियन फॉर एसिंग टू स्ट्रैंड टू द सेम स्पीसीज। तो ब्रेनर ने 1973 में, वेन एटॉल ने 1987 में
जीबेल ने 1994 में, रोसेल, मोरा एंड अमान ने 2001 में, इन सभी ने डीएनए हाइब्रिडाइजेशन यानी कि डीडीएच को प्रैक्टिकली किया था और उन्होंने देखा कि जो डीएनए स्ट्रैंड में सिमिलरिटी थी वो लगभग 70% देखने को मिलती है। तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के जो डाटा है उनको कंप्यूटर में सेव किया जाता है और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं जीनोम टू जीनोम डिस्टेंस कैलकुलेटर, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं GGDC। तो ये एक वेब सर्वर यूज़ होता है जिसका वर्जन होता है 2.0। तो आइए हम कुछ टेक्निक देख लेते हैं जिनका यूज़ जीनोमिक एनालिसिस और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन दोनों में ही किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला टेक्निक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज़ करते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उनको जान सकते हैं। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपके सिलेबस में जूलॉजी का एक टॉपिक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जेल और इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हम डीएनए, प्रोटीन या फिर जो अदर एमिनो एसिड हैं उनको हम हायर टू लोअर पार्ट में सेपरेट करते हैं, यानी कि हायर मॉलिक्यूलर वेट या फिर लोअर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम इन्हें सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। जॉनसन ने 1972 में हेक्सापलाइडवीड टेट्रिकम एस्टिवम के ऊपर स्टडी की और इन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है इसके बेस पर जो एस्टिमेशन होता है उसको सपोर्ट किया और इन्होंने बताया कि जो वीट टेट्रिकम एस्टिवम है इसका ओरिजिन एजिलोप्स टॉस्की और टेट्रिकम डाइकोकम के क्रॉस के द्वारा। इसके बाद चलते हैं अगले टेक्निक की ओर जो कि है डीएनए एंड आरएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम अलग करते हैं यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इसे रीएसोसिएट करते हैं किसी दूसरे नॉन डीएनए स्ट्रैंड के साथ और उसके मिक्स करने के बाद हम देखते हैं कि उनके बीच क्या सिमिलरिटी है। तो ये सिमिलरिटी किस में है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। तो इस सिमिलरिटी को हम मेजर करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के बीच सिमिलरिटी को निकालने का ये जो टेक्निक है इसे हम बोलते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की ये जो टेक्निक है इसका यूज़ हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। तो स्पेशली यूज़ किया जाता है स्केकिया बाइफोलिया एलायंस, ये एक ग्रुप है प्लांट का। इसके अंदर जब हम डीएनए टू डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो पता चलता है कि इनके अंदर जो डीएनए का कांस्टेंट बेस नंबर है वो है 9 और इसके कुछ एविडेंस भी पता चले हैं कि किस तरह से इनके डीएनए स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट होता है। इसी तरह से टेट्रिकम, होर्डियम और सिकल्स, इन तीनों का जब डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो देखा गया कि इन तीनों में जो टेट्रिकम है यह क्लोजली रिलेटेड है वो सिकल्स के, क्योंकि अगर देखा जाए टेट्रिकम और सिकल्स के डीएनए जो है वो आपस में 100% सिमिलर है, जबकि होर्डियम से इसकी सिमिलरिटी केवल 75% ही देखने को मिलती है। चलते हैं अगले मॉलिक्यूलर टेक्निक की ओर जो कि है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि डीएनए बहुरूपता। तो जो डीएनए सीक्वेंस जो डेटा है उसके द्वारा हम किसी ग्रुप के या फिर दो एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म के बीच हम एनालिसिस करते हैं। तो इस एनालिसिस के द्वारा ये पता चलता है कि उनके बीच क्या सिमिलरिटी है या फिर क्या वेरिएशन है। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं इन्हें हम जेनेटिक मार्कर के रूप में यूज़ करते हैं और इस मार्कर के द्वारा हम जो टारगेट टैक्सा है उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें और इसी के साथ साथ उनके जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ है उनका फॉर्मेशन भी हो सके। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की ये जो टेक्निक है इसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। दिस मेथड इज़ नाउ वाइडली यूज्ड इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इस टेक्निक का यूज़ जो होता है वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई क्राइम हुआ है तो इस टेक्निक का यूज़ उस विक्टिम को पहचानने में करते हैं या फिर उससे जुड़े हुए जितने भी अनसुलझे क्वेश्चन है या क्राइम है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है।
तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।